दोस्तों यह है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल से यूपी पीजीटी एवं टीजीटी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों के बारे में। तो मानव भूगोल के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रजातियों एवं जनजातियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ। ऑप्शन दिए हुए टर्शियरी, इयोसीन, प्लेस्टोसीन, मायोसीन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है टर्शियरी युग। तो आधुनिक जो मानव है या वर्तमान मानव है उसकी उत्पत्ति लगभग आज से 10 लाख वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में शुरू हुई थी। अगला जो है आपका है कि आदिम जनजाति निम्न में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर एशिया। तो आपका जो सही उत्तर है आपका है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई। ऑप्शन दिए हैं ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रो और निग्रिटो। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका निग्रिटो है। तो जो 7 प्रकार की प्रजातियों का जो विकास हुआ है जिसको ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कपाल सूचकांक और बालों की बनावट के आधार पर डिवाइड किया है उसमें सबसे प्राचीन आपके निग्रिटो है, उसके बाद निग्रो, फिर ऑस्ट्रेलाइड, फिर भूमध्य सागरी, फिर नार्डिक, फिर अल्पाइन और फिर मंगोलाइड। तो आपसे कई बार ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि अफ्रीका के केंद्र बिंदु से निकलकर जहां से प्रजातियों का उद्भव हुआ उससे बाहर की ओर कौन कौन सी प्रजातियां समय के अनुसार उनका प्रवास हुआ, तो वो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका या मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही उत्तर है आपका कौन सा, मध्य एशिया। अगला प्रश्न है कि मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है भारत, इंडोनेशिया या फिर चीन या मध्य पश्चिमी एशिया। तो आपका मध्य पश्चिमी एशिया है। अगला है कि निम्नांकित में से किस समूह को से एस्किमो संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं तो एस्किमो आपके मंगोलाइड से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है कि मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है। तो वो आपका है मंगोलाइड का पीत वर्ण का होना। तो मंगोलाइड प्रजाति के जो कायिक लक्षण है या शारीरिक लक्षण है उनका जो शिरस्त्र सूचकांक है वो आपका 84 से लेकर 88 तक है। केसों की जो आकृति है वो सीधी है। नासिका सूचकांक उनका 45 से 50 तक है तथा उनकी त्वचा जो है पीले वर्ण रंग की है और शरीर का कद जो औसतन है वो 154 से 164 सेंटीमीटर होता है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि जनजातीय समूहों में सबसे बड़ी संख्या रहती है। ऑप्शन दिए हुए युगांडा में, तंजानिया में, दक्षिण अफ्रीका में या नाइजीरिया में। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है तंजानिया। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कौन सा है कि निम्न में से किस प्रजाति के घर को क्राल कहते हैं। जो अभी टीजीटी परीक्षा में पूछा भी गया था। तो क्राल कहते हैं मसाई के घर को। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजातियां दी हैं तथा दूसरी तरफ कहाँ पाई जाती हैं जनजातियां वो दी हुई हैं। तो सेमांग आपकी मलेशिया में मिलती है, आपकी सही बात है। खिरगीज जो है मध्य यूरोप में दिया हुआ है तो मध्य यूरोप में नहीं मिलती है, जबकि ये मिलती कहाँ पे है, मध्य एशिया में मिलती है। इसी तरह से मसई आपके पूर्वी अफ्रीका में मिलती है और बुशमैन आपके कालाहारी के मरुस्थल में मिलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बुशमैन रहते हैं। ऑप्शन दिए सहारा रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, गोबी या थार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है बुशमैन कहाँ रहते हैं, वही सेम प्रश्न है आपका, रिपीटेड है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो सेमांग कांगो में रहते हैं क्या, तो सेमांग कांगो में नहीं रहते हैं। आपका मसई जो है ये आपके पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं, यही आपका सही सुमेलित है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि मसई आदिम जाति मूल रूप से निवास करती है। तो मसई कहाँ की है, वो है आपकी पूर्वी अफ्रीका की, ये आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनजातियां दी तथा दूसरी तरफ उनके देश दिए हुए हैं। तो बुशमैन जो आपके मिलते हैं कहाँ मिलते हैं, वो आपके मिलते हैं नामीबिया में, मतलब कि कालाहारी के मरुस्थल के पास। उसके बाद पिग्मी जो है आपके कांगो बेसिन या जायरे बेसिन में मिलते हैं, तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद एस्किमो जो आपके मिलते हैं वो आपके अलास्का हो गया और गोंड जो है आपके भारत हो गया। तो आप इसको आसानी से सीक्वेंस से लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रजातियों एवं उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत किए गए हैं, कौन सा गलत है आपसे पूछा गया। तो पिग्मी कांगो बेसिन आपका सही है। बद्दू सऊदी अरब ये भी आपका सही है। सकई जो है वो साइबेरिया में नहीं पाए जाते हैं। सकई जो है वो मलाया प्रायद्वीप या मलेशिया के जो पेनिनसुला उसमें पाए जाते हैं और एस्किमो उत्तरी अमेरिका और टुंड्रा में पाए जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह एवं शिकार से करती हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बुशमैन, पिग्मी, एस्किमो। अगला है कि मसई, किर्गिज, बोरो। अगला है पिग्मी, एस्किमो, किर्गिज, बोरो, बुशमैन, मसई। तो केवल
जो जनजातियां जीवन यापन के लिए खाद्यान्न संग्रहण और शिकार करती हैं वो हैं आपकी बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जाकुन आपके मलेशिया में मिलते हैं, सही है। बोंटोक फिलीपींस में मिलते हैं, ये भी सही है। खमेर आपके कंबोडिया में मिलते हैं और मोन आपके जो है इंडोनेशिया में नहीं मिलते हैं, यही आपका गलत है। तो मोन जो प्रजाति के लोग हैं वो म्यांमार और थाईलैंड में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखीय पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जनजाति के लोग रहते हैं। ऑप्शन दिए सेमांग, सकई, सेमोयड और चुकची। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सेमांग। और सेमांग जो पाए जाते हैं वो मलेशिया में उत्तरी पैराक, केता, केलंतान, मैगान, पैटांग और उसके अलावा दक्षिण थाईलैंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेमांग कुछ जो है अंडमान और फिलीपींस में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि आप बताइए, वो जानने के पहले आप जान लीजिए कि जो चुकची है वो आपके साइबेरिया में पाए जाते हैं, सेमोयड्स जो है वो आपके पश्चिमी साइबेरिया में पाए जाते हैं और सकई जो है वो आपके मलाया प्रायद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि कयाक नामक नाव कौन प्रयोग करता है। तो कयाक नामक जो प्रयोग करते हैं वो एस्किमो करते हैं, जो कि उनकी एक नाव है, ठीक है। और जो एस्किमो हो ज़्यादातर हिमाच्छादित प्रदेश या शीत प्रधान प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे पूर्वी साइबेरिया, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि एस्किमो के घर को क्या कहते हैं। तो उसे इग्लू कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है कि शिकार करने हैं तो हार्पून नामक यंत्र प्रयोग करते हैं, तो वो भी आपका एस्किमो ही करते हैं। अगला प्रश्न है कि शिकार के लिए हार्पून तो आपको मालूम है एस्किमो कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मछली पकड़ना, शिकार करना एवं भोजन संग्रह करने की क्रियाएं की जाती हैं। ऑप्शन दिए हैं मलेशिया के सेमांग के द्वारा, दूसरा है पूर्वी अफ्रीका के मसाई द्वारा, अरेबिया के बद्दू द्वारा या आपका मध्य एशिया के खिरगिज द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मलेशिया के सेमांग के द्वारा किया जाता है। तो मछली पकड़ने, भोजन करने, एकत्रित करने एवं शिकार करने वाली जो जनजातियां हैं उनमें जो प्रमुख हैं वो हैं पिग्मी, सेमांग, सकई, बुशमैन, एस्किमो। जो पशुचारक जनजातियां हैं वो उसमें मसई, बद्दू और किर्गिज प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत आने वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं मुख्यतः बोली जाती हैं। तो एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत ऑप्शन दिए हुए हैं कि अंग्रेजी स्पेनिश, अंग्रेजी फ्रेंच, अंग्रेजी पुर्तगाली, अंग्रेजी हिंदी। तो यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो आपकी कौन सी है, वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी तो सब में कॉमन दी हुई है और उसके अलावा यहाँ पे स्पेनिश, पुर्तगाली और फ्रेंच भी बोली जाती हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि अंग्रेजी और फ्रेंच है या अंग्रेजी प्लस स्पेनिश है या पुर्तगाली। तो जबकि जो बोली जाती हैं वहाँ पे आपकी क्या है कि आपकी अंग्रेजी प्रमुख भाषा है वहाँ की ना। तो अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कौन सा है कि बताइए, अगला प्रश्न आपका जो है जनसंख्या और नगरीकरण से है। पहला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं। ऑप्शन दिए हैं कृषि योग्य भूमि एवं जल की उपलब्धता, दूसरा है सभ्यता की अवस्था, तीसरा है स्थानों की सुलभता एवं राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सभी हैं आपके। अगला प्रश्न है कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारण अधिक अधिक प्रभावशाली है। ऑप्शन दिए मिट्टी, खनिज पदार्थ, स्थलाकृति या जलवायु। तो आपका जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो आपका है जलवायु, जिसके जो घटक हैं वो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, प्रचलित पवनें और जलवायु की परिवर्तनशीलता है। अगला है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग निर्जन है, जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ऑप्शन दिए 22%, 33, 44 या 55। तो आपका जो सही है वो है आपका 33%। तो जो आपका निर्जन है उसमें ज़्यादातर या तो शीत का प्रभाव है या शुष्कता का प्रभाव है। अगला है किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता है। तो ये कहा था डाल्टन महोदय ने। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है। ऑप्शन दिए जनाधिक्य के द्वारा, अनुकूलतम जनसंख्या द्वारा, अल्प जनसंख्या द्वारा या वास्तविक जनसंख्या द्वारा। तो आपका सही उत्तर है अनुकूलतम जनसंख्या द्वारा। अगला प्रश्न है कि जे.आई. क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। ऑप्शन दिए हैं सकल जनसंख्या, एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन मतलब सकल जनाधिक्य, दूसरा है सापेक्षिक जनाधिक्य, रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन, तीसरा है सकल अल्प जनसंख्या, रिलेटिव अंडर पॉपुलेशन, उसके बाद अगला है सापेक्षिक अल्प जनसंख्या, एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं
भूआकृति विज्ञान में, जीव विज्ञान में, जननांकी या भूगोल में। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है जननांकी, जिसे डेमोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं जनसंख्या विस्फोट, जननांकी विभव, जनसंख्या विभव या प्रजननता संक्रमण। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है जननांकी विभव। अगला प्रश्न है कि जननांकी संक्रमण है, तो जननांकी संक्रमण क्या है? ऑप्शन दिए हैं जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि एवं प्रवास दर का अंतर, दूसरा है जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, तीसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत, चौथा है जन्म दर में परिवर्तन। तो जो जननांकी संक्रमण है वो आपका जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो आपके जो दिए हुई हैं आप उनको ध्यान से देख लीजिए। और जो जनसंख्या स्थिरता कोष है उन्होंने जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन उनके 4 चरण बताए थे। कौन सा था आपका? वो पहला जो चरण था वो था स्टेबल पॉपुलेशन, मतलब बहुत धीमी बिल्कुल स्थिर जनसंख्या, तो स्थिर वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपका है स्पर्ट इन पॉपुलेशन, मतलब उसमें द्रुतगामी वृद्धि होना। उसके बाद है पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूस टू ग्रो, मतलब कि धीमे धीमे उसमें वृद्धि होना। अगला है स्टेबल बट हायर पॉपुलेशन देन स्टेज 1। तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन जो पहला स्टेज है उससे जो है हायर रहती है और स्टेबल रहती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो विकल्प हैं उनका सीक्वेंस जो नीचे बताए गए विकल्प हैं उनमें से सही नहीं है, इसलिए इसको हटाया गया था। अगला प्रश्न है कि जननांकी मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में व मृत्यु दर में व जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, ये प्रश्न एक बार यहाँ पे कटा हुआ है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि जननांकी मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये आपका जो सही उत्तर है वो आपका है द्वितीय अवस्था। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनसंख्या विस्फोट संबंधित। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में प्रथम स्थान पे कौन है। ऑप्शन दिए कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या आपका जापान। तो नंबर 1 पे जो दिए गए विकल्प हैं उनमें आपका कनाडा है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे 1 नंबर पे अभी नॉर्वे है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है यूरोप। अगला प्रश्न है कथन दिया हुआ है कि फ्रांस की सरकार उच्च प्रजनन दर को प्रोत्साहित कर रही है। कारण दिया है कि फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि दर 0.5% वार्षिक दर से कम है। तो दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका जो सही उत्तर वो आपका है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये आपका जो है क्या है, ज़्यादातर जो भाग है वो मरुस्थलीय है। अगला प्रश्न है कि छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो आपको मालूम है वो आपका बांग्लादेश है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है। हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में 60% है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कितने देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। तो ऐसे देशों की संख्या आपकी 11 थी 2002 के अनुसार। उनमें से जो प्रमुख देश थे वो कौन कौन से थे? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, जापान, मैक्सिको, फिलीपींस। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कुल जनसंख्या एवं कृषि क्षेत्र के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिए हैं कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व या पोषण घनत्व। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका कायिक घनत्व या फिजियोग्राफिक डेंसिटी। और जो आर्थिक घनत्व है वो आपका जनसंख्या बटे उत्पादन क्षमता होता है। कृषि घनत्व कुल कृषि क्षेत्र और कुल कृषि योग्य भूमि होता है, मतलब कि कृषि में लगी हुई जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि होती है। अगला जो है आपका जो है पोषण घनत्व, जिसमें उसका मतलब होता है कि कृषि भूमि की एक इकाई से जितने व्यक्तियों को पोषण प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है कि प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को क्या कहा जाता है। तो वो आपका जो है क्या है, कायिक घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान किसका है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है।
अगला प्रश्न है कि चीन में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है पूरे विश्व की जनसंख्या का? वो लगभग में 21 से 22% है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की लगभग 90% जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में केंद्रित है। कारण दिया है कि दक्षिणी अमेरिका का तटीय प्रदेश उत्तम जलवायु, विस्तृत मैदान व विपुल खनिज की संपदा है। तो दोनों कारण सही हैं, दोनों कथन सही हैं और कारण भी सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुसंख्या जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में निवास करती है। आपका कारण दिया हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र, सघन जनसंख्या, बहुत से नगर, सघन औद्योगिकीकरण और सर्वोत्तम परिवहन सुविधा संपन्न है। तो ये आपके दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि नगरीय जनसंख्या की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण वर्ष 2005 तक विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नगरीय जनसंख्या हो जाने का संभावना है? ऑप्शन दिए हुए हैं 50%, 55% या 60% या आपका 65%। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका जो है आपका 50% है। अब 2030 की जो आपकी हुआ है कि 2030 तक कुल जनसंख्या का नगरीकरण हो जाना कब संभव है? मतलब कि 2030 तक कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय भागों में रहने लगेगी? आप मुझे बताइएगा। इसकी जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है वो अपलोड करता है। तो 2050 तक जो संभावना है वो 66% की है। 2014 तक जो संभावना थी वो 54% थी और 1990 में जो है उसकी जो जनसंख्या रही है वो आपकी 43% रही है। तो ये आपका जो मालूम है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी एशिया में निम्नलिखित देशों में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो आपका सही उत्तर पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है कि विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या के आंकड़ों का अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर 4 देखा जाए 2014 के आंकड़ों के अनुसार, तो अभी आपको लेटेस्ट डेटा देखना है, उसको आप टाइप करिए और उसको देखिए। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जो सही सीक्वेंस है वो टोक्यो, दिल्ली, शंघाई और मुंबई है। अगला प्रश्न है कि नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं कहाँ पे? भारत में, चीन में, यूएसए में, श्रीलंका में। तो आपका सही उत्तर है यूएसए में। अगला प्रश्न है अधिवास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि अधिवासों की स्थापना में ऑप्शन दिए हैं राजनीतिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, राजनीतिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं या उपरोक्त सभी। तो आपके सभी सही होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? ऑप्शन दिए अरीय, निहारिका, नाभिकीय या तारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है निहारिका होता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो झील वाला है उसमें आप देखेंगे तो आपका जो है न्यूक्लिएटेड भी टाइप का जो है बसाव होता है और निहारिका प्रकार का भी बसाव होता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। इस आकार में सड़कें आयताकार होती हैं, एक दूसरे के समकोण पे काटती हैं। दूसरा है कि घर सड़क और रेलवे लाइन के किनारे स्थित होते हैं। तीसरा है झीलों के किनारे गांव का विकास होता है और चौथा है कि वे कृषि गांव हो सकते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। अगला प्रश्न है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास प्रतिरूप किस तरह के मिलते हैं? ऑप्शन दिए हैं अरीय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप या अनियमित प्रकार का प्रतिरूप। तो आपका सही उत्तर है वह है पंखा प्रतिरूप। अगला प्रश्न है कथन कारण का। कथन दिया हुआ संहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाते हैं। कारण दिया हुआ है कि जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग अब यहीं पे रुकते हैं और इसके बाद हम लोग आर्थिक भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। आर्थिक भूगोल से हमने इसके पहले कई प्रश्न सॉल्व कराए हैं दूसरे मतलब बी नंबर वीडियो और सी नंबर वीडियो में। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है और जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें इतने ही प्रश्न थे जो कि मानव भूगोल संबंधित थे। तो ये सभी प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपसे आगामी परीक्षाओं में इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकते हैं या आपके चार पांच प्रश्न मिला के एक प्रश्न पूछ सकते हैं या एक प्रश्न को तोड़ के 2-3 प्रश्न बना सकते हैं। तो किसी भी तरह से हो सकता है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि जिनके पास संसाधन नहीं है उनको एक उचित सामग्री मिल जाए और एक बार जिनके पास है
तो वो अपना क्विक रिवीजन कर सकें कम समय में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।